हैदराबाद। एक बड़ा सा महल जैसा घर जिसके बाहर लंबे और मोटे कद के गुंडे थे जो अपने अपने कामों में लगे हुए थे। उनकी एक चाल उस जगह की धूल को उड़ा रही थी। उस घर के सामने एक टैक्सी आकर रुकती है। टैक्सी से एक लड़की उतरती है और मुस्कुराते हुए सामने घर को देखती हैं। उस घर को देखकर उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे उसने ऐसा घर कभी देखा ही न हो। उसी टैक्सी से एक औरत उतरती है। उसके साथ एक आदमी उतरते हैं। आदमी टैक्सी वाले को पैसा देता है। टैक्सी वाला पैसा गिनने लगता है। वह आदमी सामने घर को देखता है। घर को देखते हुए ही उसके पसीने छूट रहे थे। टैक्सी वाला पैसा गिनने के बाद उस आदमी से कहता है, संभल कर जाना भाऊ, मैंने जितनों को यहां छोड़ा है वो जिंदा वापस नहीं लौटे। इतना बोलते ही वह टैक्सी वाला चला जाता है। वह आदमी पहले से डरा हुआ था और वो टैक्सी वाला उसे और ज्यादा डरा कर चला जाता है। उस आदमी के पैर कांप रहे थे। लड़की पीछे मुड़कर उस आदमी को देखती हैं और उनसे उत्साहित होकर कहती हैं, पापा चलिए। वह आदमी एक गहरी सांस लेता है। यह आदमी थे आलोक मिश्रा, एक मिडिल क्लास आदमी। भले ही वो मिडिल क्लास के थे, फिर भी वो अपनी बेटी की हर मांगे पूरी करते थे, हर जिद पूरी करते थे। आज भी अगर वो यहां खड़े थे तो अपनी बेटी की जिद की वजह से। आलोक की पत्नी अमृता का भी हाल कुछ आलोक जैसा ही था, या यूं कहे कि उनसे भी खराब था। उनकी बेटी अपर्णा बस इकलौती थीं जो अंदर जाने लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थीं। आलोक के कांपते पैर धीरे धीरे उस घर पर पहला कदम रखते हैं। उन्हें ही पता था कि यह पहला कदम उन्होंने कितनी मुश्किल से रखा था। तीनों के कदम अब आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही गुंडों की नजर उन तीनों पर पड़ती हैं, वो सब उन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं। आलोक ने एक बार नजर उठाकर देखा, लेकिन फिर नजर उठाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। वह सीधा चलते जाते हैं। घर के पास पहुंचते ही उन्हें दरवाजे पर एक आदमी मिलता है जो मुंह में पान भरे खड़ा था। वह उन तीनों को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर उनसे पूछता है, किससे मिलना है भाई साहब? आलोक अपने आप के डर को बहुत ही मुश्किल से संभालते हैं और कहते हैं, वो वो हमें बड़े साहब से मिलना है। वह आदमी दोबारा सवाल करता है, क्यों? उनके इस सवाल से आलोक एक पल के लिए चुप ही रह जाते हैं। एक तो इतने अमीर लोग और ऊपर से गुंडा। आखिर वह कैसे कहे कि वो अपनी बेटी का रिश्ता करने को आए हैं? आलोक बहुत सोच समझकर जवाब देते हैं, वो हमें उनसे कुछ बहुत जरूरी काम है। वह आदमी आलोक को बड़े ही गौर से देखते हैं। थोड़ी देर देखने के बाद वह कहते हैं, इतना घबराकर अंदर जाओगे तो लौटकर कभी वापस नहीं आओगे। आलोक की तो अब डर से पसीने छूटने लगते हैं। वह मन ही मन बड़बड़ाते हैं, मेरी बच्ची, क्या तुम्हें यहीं एक घर का इंसान मिला था प्यार करने के लिए? क्या ही लोग हैं, बात बात पर बस मरने की बात करते हैं। वह आदमी उन्हें अंदर जाने देता है। तीनों के कदम अंदर जाते हैं। वह घर अंदर से बिल्कुल शीश महल लग रहा था। अपर्णा तो उस घर को घूम घूम कर देखने लगती हैं। वह अपने चेहरे पर हाथ रखे खुशी से कहती हैं, वाह ये कितना प्यारा है। अंदर कई सारे नौकर मौजूद थे, सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। एक आदमी उनके पास जाकर पूछता है, किससे मिलना है आप लोगों को? आलोक जवाब देते हैं, शेर खान साहब से मिलना है। वह आदमी कहता है, आप लोग बैठिए, हम उन्हें बुलाकर लाते हैं। वह आदमी चला जाता है। अपर्णा जाकर जल्दी से सोफे पर बैठ जाती हैं। उसे इस बात का जरा भी डर नहीं था कि वो इस वक्त एक ऐसे इंसानों के घर पर हैं जहां इंसानों का इंसानों जैसा बिहेवियर नहीं था। लोगों को मारना उनका एक पेशा था। आलोक और अमृता भी डर डर कर सोफे पर बैठ जाते हैं। एक कमरे में एक आदमी बेड पर बिना शर्त के लेटा हुआ था और एक औरत उसके पीठ पर तेल से मालिश कर रही थी। आदमी की आंखें बंद थीं। तभी वहीं नीचे वाला आदमी कमरे में आने से पहले दस्तक देता है। औरत मुड़कर उसे देखती हैं। बेड पर लेटा आदमी उसी तरह से आंखें बंद किए रहता था। वहीं नीचे से आया आदमी सिर झुकाए कहता है, मालिक, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। बेड पर लेटा इंसान और कोई नहीं बल्कि शेर खान शेरगिल थे, और उनके पास बैठी औरत उसकी धर्म पत्नी जयश्री शेरगिल। उस आदमी की बात सुन वह अपनी आंखें खोलते हैं। जयश्री तेल की कटोरी लेकर वहां से हट जाती हैं। शेर खान उठकर बैठ जाते हैं। जयश्री उन्हें कपड़े देती हैं। शेर खान कपड़े लेकर पहन लेते हैं। शेर खान आगे जाते हैं। वह आदमी उसके पीछे जाता है। शेर खान के कदमों की आहट सुनकर आलोक और अमृता सीढ़ियों की ओर देखते हैं।
एक लंबा चौड़ा आदमी जिसकी थोड़ी बड़ी मूछें थी, दिखने से ही वह बहुत रईस नजर आ रहे थे। उन्हें देखते ही आलोक और अमृता उठकर खड़े हो जाते हैं, मगर अपर्णा खड़ी नहीं होती। शेरखान उनके सामने बड़े से सोफे पर बैठ जाते हैं। वह तीनों को देखते हैं। आलोक और अमृता उन्हें नमस्ते करते हैं। शेरखान की नज़र अपर्णा पर जाती है। अमृता को जब एहसास होता है तो वह तुरंत अपर्णा को देखते हैं और आंखों से उसे उठने का इशारा करते हैं। अपने माँ के इशारे को समझकर अपर्णा खड़ी होती हैं और शेरखान को नमस्ते करती हैं। शेरखान अपना हाथ बढ़ाकर कहते हैं, बैठिए। उनकी बात सुन तीनों बैठ जाते हैं। शेरखान अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाकर कहते हैं, कहिए। शेरखान को देखकर तो आलोक का मुंह ही बंद हो चुका था। वह कुछ बोलने के हक में नहीं थे। उनकी जबान बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। अपने पापा को खामोश देखकर अपर्णा खुद ही बोल पड़ती हैं, अंकल, मैं और विक्रम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। शेरखान की नजरें अपर्णा पर चली जाती हैं। वहीं आलोक और अमृता की भी नजर अपनी बेटी पर चली जाती हैं। उनकी बेटी कुछ भी बोलने से पहले एक बार नहीं कतराती थीं, जैसे उसे किसी चीज का डर ही ना हो। शेरखान अब आलोक को देखते हैं। आलोक अपनी बेटी की हरकत से सहमे हुए थे। वह सहमे हुए नजरों से शेरखान को देखते हैं। शेरखान की आंखों को देखकर उसके होंठ लपलपा जाते हैं। वह सिर हिलाते हुए हकलाकर कहते हैं, जी यही बात है, और हम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। शेरखान अपने पास खड़े आदमी से कहता है, सबको बुलाकर ले आओ। कुछ ही पल में पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हो जाता है। परिवार में शेरखान, जो उस घर के मुख्य थे, शेरखान की ही घर पर चलती थी। हॉल पर इस वक्त मौजूद थे शेरखान की पत्नी जयश्री, उनकी मां शकुंतला, उनकी बहन श्रद्धा, उसकी बहन के दो बेटे थे, विक्रम और राज। श्रद्धा का पति मर चुका था, इसलिए वो यहीं रहा करती थीं। सभी लोग असमंजस से शेरखान और एक सोफे पर बैठे उन तीन लोगों को देख रहे थे। उनके ऐसा देखने से आलोक और अमृता नर्वस हो जाते हैं। वहीं अपर्णा की नज़र जब विक्रम पर जाती हैं तो वह मुस्कुरा उठती हैं, उसे हाय भी करती हैं। मगर विक्रम के चेहरे से ही समझ आ रहा था कि वह कितना डरा हुआ है। वह धीरे से सिर उठाकर शेरखान को देखते हैं। शेरखान के आगे उनमें से किसी की भी नहीं चलती। शेरखान विक्रम को देखते हुए कहते हैं, इनका कहना है कि विक्रम और इनकी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनके इतना कहते ही सबकी नज़र अपर्णा पर चली जाती है। वहीं विक्रम सिर झुका लेता है। श्रद्धा अपर्णा को बहुत ही गौर से देख रही थीं। शेरखान विक्रम से पूछते हैं, विक्रम, क्या ये सच है? शेरखान की आवाज सुन विक्रम कांपने लगा। वह धीरे से हाँ में सिर हिलाता है। शेरखान उसे घूरते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारी जुबान नहीं है विक्रम? उनकी बात सुनकर विक्रम हकलाते हुए कहता है, जी मामा जी, मैं अपर्णा से प्यार करता हूं। श्रद्धा विक्रम को देख रही थीं। उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि विक्रम के इस बात को सुनकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। शकुंतला एक गहरी सांस लेकर कहती हैं, चलो शुक्र है इस घर में अब किसी की शादी तो होगी। अब अपर्णा से बातें करने लगती हैं। अपर्णा को उसके बारे में पूछने लगती हैं। आलोक और अमृता से भी कई सवाल करती हैं, जैसे वो कहाँ रहते हैं, उनके घर में कौन कौन है। अब आलोक और अमृता को उस घर में एक अपना जैसा फील होने लगता है। जयश्री तीनों के लिए पानी, चाय और कुछ खाने का लेकर आती हैं। आलोक और अमृता के हुलिया से ही समझ आ रहा था कि वो एक मिडिल क्लास के लोग हैं। पर जब श्रद्धा उनके मुंह से यह सुनती हैं तो उसे रास नहीं आता। वह अपने बेटे की शादी एक मिडिल क्लास लड़की से कतई नहीं करना चाहते थे। सभी का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। वैसे तो शेरखान का भी ठीक ही था, बस वो दिखने में काफी डरावने लगते थे। श्रद्धा सवाल करती हैं, आपकी बेटी करती क्या है? आलोक जवाब देते हैं, जी हमारी बेटी एक एयर होस्टेस हैं। श्रद्धा तुरंत कहती हैं, मतलब वेटर। उसके यह बोलने से शेरखान एकदम से उसे बोलते हैं, श्रद्धा, क्योंकि एक हिसाब से श्रद्धा उनकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही थी। अपर्णा तुरंत कहती हैं, नहीं आंटी, एयरप्लेन में जो लड़कियां लोगों को गाइड करती हैं, लोगों की सेवा करती हैं, मैं वो हूं, एयर होस्टेस। श्रद्धा एकदम से कहती हैं, हाँ तो गलत क्या कहा मैंने? वहां लोगों को जाकर खाना देती हो, एक तरह से वेटर का काम। शेरखान इस बार थोड़ी सख्त आवाज में कहते हैं, श्रद्धा अपना मुंह बंद रखो।
श्रद्धा चुप हो जाती हैं। अपर्णा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। श्रद्धा उसके प्रोफेशन की बेइज्जती जो कर रही थीं, वह बोलना तो बहुत कुछ चाहती थीं, मगर अमृता ने उसके हाथ को पकड़कर रोक लिया था। वैसे तो आलोक और अमृता को भी ये चीज पसंद नहीं आई थी। शकुंतला तीनों को देखते हुए कहती हैं, आप सब बुरा न माने, इनका थोड़ा दिमाग हिला हुआ है। श्रद्धा हैरानी से अपनी मां को देखती हैं। शकुंतला उन्हें आंख दिखाते हैं। श्रद्धा चुप रह जाती हैं। शेर खान तीनों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं। जयश्री आकर शेर खान के कान में कुछ बोलती हैं। आलोक और अमृता नर्वस हो जाते हैं। जयश्री जाकर साइड में खड़ी हो जाती हैं। तभी शेर खान अपना जवाब सुनाते हैं, हमें रिश्ता मंजूर है। उनकी बात सुनकर आलोक और अमृता को थोड़ी राहत मिलती है, तो वही अपर्णा बहुत खुश हो जाती हैं। शेर खान अचानक ही कहते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। ये सुनने के बाद तीनों असमंजस में पड़ जाते हैं। आलोक पूछते हैं, कैसी शर्त? शेर खान कहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बेटे विक्रांत की शादी आपकी छोटी बेटी से हो। जैसे ही आलोक और अमृता यह सुनते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती हैं। वह अपनी बेटी अपर्णा की शादी भी इस कारण से करने के लिए मान गए थे कि विक्रम एक इंजीनियर है। वह बहुत सीधा साधा है, लेकिन विक्रांत विक्रांत इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है। बस उसके ना से ही लोग कांप जाते हैं। इस घर में सभी शेर खान की सुनते हैं, लेकिन इकलौता विक्रांत था जो अपने बाप की भी नहीं सुनता। इस शहर में रहने वाले एक एक इंसान विक्रांत शेरगिल नाम से वाकिफ थे। शेर खान की बात सुनने के बाद आलोक और अमृता बहुत ज्यादा हैरान थे। दोनों का तो मुंह ही बंद हो चुका था। आलोक बहुत मुश्किल से कहते हैं, लेकिन हमारी छोटी बेटी बस 19 साल की है। शेर खान जवाब में कहते हैं, हम पहले अपने बड़े बेटे विक्रांत की शादी करवाना चाहते हैं, उसके बाद विक्रम की शादी होगी। अगर आप ये शर्त नहीं मानते हैं तो ठीक है। जब तक विक्रांत की शादी नहीं हो जाती, आप इंतजार कीजिए। अपर्णा को कई बार विक्रम ने बताया है कि विक्रांत के लिए रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन विक्रांत को देखने के बाद वो टिक नहीं पाते थे। अपने बेटी की फिक्र करते हुए हमेशा लड़की के माँ बाप मना कर देते थे। इसका मतलब तो साफ था कि विक्रांत की शादी शायद ही कभी होगी। अपर्णा विक्रम को देखती हैं। वह विक्रम से शादी करना चाहती थीं। अपर्णा की उम्र 25 की थी और उसे अभी शादी की चाह थी। वह अभी शादी नहीं करेगी तो और कब करेगी? ये सोचकर ही अपर्णा झांककर अपने पापा को देखती हैं और कहती हैं, पापा, हाँ कह दीजिए। वैसे भी हमारी अनु काफी समझदार हैं और उसकी शादी तो करानी ही है। आलोक किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की शादी एक गुंडे से तो बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहते थे। अपर्णा अपने लिए थोड़ी सेल्फिश थीं। जब अपने पर बात आती थीं तो कुछ भी गंवाने को तैयार हो जाती थीं। आलोक थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहते हैं, ठीक है, हम आपके बड़े बेटे की शादी के बाद मिलते हैं। आलोक हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अमृता भी सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करती हैं। अपर्णा का चेहरा जो आते वक्त खिला हुआ था, पूरी तरह से उदासी में तब्दील हो जाता है। सिर्फ अपर्णा ही नहीं, विक्रम का भी चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। वह भी चाहता था कि वह अपने प्यार अपर्णा से शादी करके अपनी जिंदगी बिताए। उन दोनों के अलावा एक जयश्री थीं, जिनका चेहरा बहुत ज्यादा उतर चुका था। वह बहुत ही ज्यादा निराश नजर आ रही थीं। आलोक और अमृता अपर्णा को लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही श्रद्धा को राहत मिलती है। श्रद्धा तो वैसे भी नहीं चाहती थीं कि विक्रम की शादी अपर्णा से हो। जयश्री कमरे में जा चुकी थीं। शेर खान भी कमरे में जाते हैं तो उन्हें जयश्री खिड़की के सामने खड़ी नजर आती हैं। उन्हें देखकर शेर खान आगे बढ़ते हैं। शेर खान जयश्री के पास जाकर उसके चेहरे को देखते हैं। जयश्री के आंखों से आंसू बह रहे थे। जयश्री कहती हैं, इस जन्म में तो शायद ही कभी हमारे बेटे की शादी हो पाएगी। शेर खान बस अपनी पत्नी को देखते रहते हैं। जयश्री शेर खान को देखती हैं और रोते हुए कहती हैं, आखिर हम चाहते क्या हैं भगवान से? सिर्फ इतना ही कि हमारा बेटा सुधर जाए। कोई तो उसकी जिंदगी में आए जो उसे सही राह दिखा सके, लेकिन उसके नाम को सुनते ही लोग उसके जिंदगी में तो क्या, घर तक आने को तैयार नहीं। शेर खान जयश्री के आंसुओं को पोंछते हैं और उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, फिक्र मत करो, कोई ना कोई जरूर उसकी जिंदगी में आएगी। जयश्री एकदम से कहती हैं, लेकिन कब? 28 साल के हो चुके हैं वो। अब तो उम्मीद भी टूटने लगी हैं।
किसी के माँ पापा नहीं चाहते कि उनकी बेटी हमारे बेटे से शादी करे, क्यों? क्योंकि वो एक गुंडे हैं। शेर खान उन्हें समझाते हुए कहते हैं, हमारी भी तो शादी हुई ना, जबकि मैं भी एक गुंडा ही था। तुमने तो मुझे पसंद कर लिया। उसी तरह से कोई ना कोई लड़की जरूर होगी जो हमारे बेटे के साथ रहने को तैयार हो जाएगी। जयश्री सिर उठाकर शेर खान को देखती हैं और कहती हैं, वो तो आपने मुझे डरा धमकाकर मुझसे शादी कर ली। शेर खान उसे घूरकर देखते हैं। जयश्री उसके सीने से लगकर कहती हैं, वो अलग बात है कि बाद में आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। शेर खान उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उसे अच्छे पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की मंदिर में अपने हाथ जोड़े खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं। उसने एक सफेद रंग की अनारकली पहनी थी जिसके बॉर्डर पर गोल्डन वर्क किया गया था। गोल्डन की नेट दुपट्टा थी जो उसके कंधे पर अटका हुआ था। उसके कमर तक के घने बाल लहरा रहे थे। कुछ छोटे बाल उसके चेहरे को ढकी हुई थीं। उसकी गहरी काली आईब्रोज उसके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा रही थीं। उसकी नेचुरल गुलाबी होठ एकदम शांति से ठहरे हुए थे। वह धीरे से अपनी आंखें खोलती हैं। उसकी पलकें झपकती हैं। उसके साथ उसकी बेहद खूबसूरत भूरी आंखें नजर आती हैं जिसमें बस एक शांति थी। भगवान के प्रति एक प्रेम नजर आ रहा था। तभी पीछे से एक आवाज उसे बुलाती है, अनमोल। वह लड़की यानी अनमोल तुरंत पलटकर पीछे देखती हैं। पीछे एक लड़की खड़ी थी जो उसकी दोस्त थी। वह लड़की कहती हैं, चल जल्दी, बहुत ठंड लग रही है। अनमोल मंदिर की ओर देखकर फिर एक बार प्रणाम करती हैं और वहां से बाहर निकल जाती हैं। अनमोल अपनी जूती पहनती हैं और उस लड़की ओर बढ़ जाती हैं। उसकी दोस्त चारू उसके साथ साथ चलने लगती हैं। वह कहती हैं, घर में मंदिर होकर भी पता नहीं क्यों तुझे यहां आना होता है। आखिर यहां आकर तुझे मिलता क्या है? अनमोल अपनी मीठी आवाज में जवाब देती हैं, सुकून पहले। चारू एक नजर उसे देखती हैं, फिर सिर हिला देती हैं। चारू कहती हैं, तेरी उम्र की लड़कियां शाम को अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉफी पीने जाती हैं, चाय पीने जाती हैं, एंजॉय करती हैं, और एक तू हैं जो मंदिर के चक्कर लगाती हैं। अनमोल चारू की बात सुन रही थीं। उसकी नजर नीचे सीढ़ियों पर बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ती हैं। उनको देखकर अनमोल अपना स्वेटर निकालती हैं और उन्हें पहनाती हैं। चारू बोलते बोलते आगे बढ़ रही थीं, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि अनमोल कोई जवाब नहीं दे रही हैं, तो वह तुरंत पीछे मुड़ते हुए कहती हैं, जवाब देना। मुड़ते ही उसकी नजर अनमोल पर जाती है। अनमोल को इस कदर बूढ़े आदमी की हेल्प करता देख चारू के होठों पर एकदम से स्माइल आ जाती है। अनमोल अपने बैग से कुछ खाने का सामान लेकर उस बूढ़े आदमी को देती हैं। वह बूढ़ा आदमी उसके सिर पर हाथ रखता है। अनमोल हल्का सा मुस्कुराती हैं। अनमोल अब ठीक से खड़ी होकर चलते हुए सीढ़ियों से उतरने लगती हैं। अनमोल जैसे ही चारू के पास जाती हैं, चारू अपने गाल पर हाथ रखकर कहती हैं, हाय यार, तू कितनी प्यारी है, मेरी भाभी बन जाना। मेरे भैया कब से तेरा दीवाना बने बैठे हैं। अनमोल उसके सिर पर टपली मारकर कहती हैं, चुप कर और चलो। अनमोल साइकिल का लॉक खोलती हैं। वहीं चारू अपनी स्कूटी में बैठती हैं। वैसे तो कई बार चारू ने अनमोल को स्कूटी पर ही साथ में आने जाने के लिए कहा था, मगर अनमोल को तो जितना मिलता है वो उसी में खुश रहती हैं। अगर उसके पास साइकिल हैं तो वह किसी दूसरी गाड़ी में बैठने की इच्छा नहीं जताती थीं और न कभी बैठती थीं। उसका मानना था कि जब वो खुद वो गाड़ी अफोर्ड कर पाएगी तभी वो उसकी सवारी लेगी। उसे बड़े बड़े चीजों का कोई शौक नहीं था। उसे जितना अपनी मेहनत से मिलता वह उतने में ही खुश रहती थीं। अनमोल पैडल घुमाती हैं, साइकिल आगे बढ़ती हैं, उसके साथ साथ चारू भी अपनी स्कूटी चलाती हैं। एक जगह पर अनमोल और चारू दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर अलग होते हैं, क्योंकि दोनों का घर अलग अलग डायरेक्शन पर थी। एक घर के सामने अनमोल अपनी साइकिल रोकती हैं। वह एक छोटे से कमरे में साइकिल को रखती हैं और घर के अंदर चली जाती हैं। घर ज्यादा बड़ा नहीं था और न ज्यादा छोटा था। 4 लोगों के रहने के हिसाब से घर काफी बड़ा था। अनमोल को ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं। आवाज सुनकर वह अपना बैग सोफे पर रखती हैं और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती हैं। ऊपर जाकर वह देखती हैं तो आलोक और अमृता दरवाजे के पास खड़े थे। अमृता दरवाजे को मारते हुए अपर्णा को बुला रही थीं। दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान थे। अनमोल को कुछ समझ नहीं आता। वह उनकी ओर बढ़ती हैं। अमृता दरवाजा पीटते हुए कहती हैं, अप्पू प्लीज दरवाजा खोलिए, ये क्या बचपना है।
अंदर से अपर्णा चिल्लाते हुए कहती हैं, मैं नहीं खोलूंगी, आप दोनों को मुझसे जरा भी प्यार नहीं है, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अमृता और आलोक बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अनमोल उनके पास आकर पूछती हैं, क्या हुआ माँ? अमृता अनमोल को देखते हुए कहती हैं, अनु देखिए ना, अप्पू दरवाजा नहीं खोल रही हैं। पता नहीं अंदर क्या कर रही होगी, मुझे डर लग रहा है। अनमोल भी अब थोड़ा परेशान हो जाती हैं, वह पूछती हैं, लेकिन हुआ क्या है माँ? दी ने खुद को क्यों बंद कर लिया है? अनमोल के सवाल से आलोक और अमृता एक दूसरे को देखते हैं। अनमोल दोनों को बारी बारी से देखती हैं, उसे इतना तो समझ आ जाती हैं कि कुछ न कुछ तो जरूर है। अमृता अनमोल को बताती हैं, वो हम अप्पू और विक्रम का रिश्ता कराने गए थे। अनमोल को पता था कि अपर्णा विक्रम से प्यार करती हैं। उसने दोनों को कई बार साथ में भी देखा है, उनकी तस्वीरें देखी हैं। अमृता आगे कहती हैं, उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी, मगर उन्होंने शादी के लिए एक शर्त रखी। अनमोल तुरंत पूछती हैं, कैसी शर्त? अमृता खामोश हो जाती हैं, उसके मन में यह चल रहा था कि वह बताए या न बताए, वह आलोक को देखती हैं। तभी आलोक कहते हैं, वो लोग चाहते हैं आपकी शादी उनके बड़े बेटे से हो। अनमोल जैसे ही यह सुनती हैं, वह हैरानी से अपने पापा को देखती हैं। अनमोल ने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा क्योंकि उसे बहुत कुछ करना था। वह आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थीं, लोगों की सेवा करना चाहती थीं, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना था। यह बात सुनकर अनमोल को मानो सदमा सा लग जाता है। वह फफला जाती हैं। वह हकलाते हुए पूछती हैं, आपने क्या कहा? आलोक तुरंत कहते हैं, हमने मना कर दिया। यह सुनते ही अनमोल को राहत मिलती है। तभी अमृता कहती हैं, वो लोग अपने बड़े बेटे की शादी तक रुकने को तैयार हैं, इसलिए हमने कहा कि हम बाद में आएंगे, लेकिन अप्पू बात को नहीं समझ रही। अचानक ही अपर्णा अंदर से चिल्लाती हैं, वो पता नहीं कब शादी करेगा, उसके चक्कर में मैं अपनी लाइफ को एंजॉय न करूं। मुझे भी शादी करनी है, विक्रम के साथ अपनी जिंदगी बितानी है। अभी ही तो शादी की सही उम्र है। उम्र निकलने के बाद शादी का क्या मतलब? तीनों कमरे की ओर देखते हैं। आलोक अपर्णा से कहते हैं, तो आप क्या चाहती हैं आपकी शादी के चक्कर में हम अनु की जिंदगी को दांव पर लगा दें? पता है ना वो लड़का कैसा है? अनु के साथ कुछ बुरा हो गया तो? अंदर से अपर्णा की आवाज आती है, तो आप बस एक बेटी की सोच रहे हैं, मेरी नहीं सोच रहे। आप मुझे खुश नहीं देखना चाहते। अनु तू तो समझना कि मुझे विक्रम के साथ रहना है, मैं अब उसके साथ शादी करके सेटल होना चाहती हूं। अनमोल तो बस दरवाजे को देखती रह जाती हैं। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह पूरी तरह से स्पीचलेस हो चुकी थीं। आलोक को अब थोड़ा गुस्सा आने लगा। अपर्णा बिल्कुल सेल्फिश की तरह बोल रही थीं। हाँ, वो सेल्फिश ही थी, मगर आज जो वह कह रही थी, वह कुछ ज्यादा ही हो गया था। आलोक अनमोल का हाथ पकड़ते हैं और उसे वहां से लेकर जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वह मुड़कर अमृता को देखते हैं और थोड़े सख्त आवाज में कहते हैं, आप वहां खड़ी क्या कर रही हैं? आप भी आइए। अमृता एक नजर दरवाजे को देखती हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। आलोक अब भी अनमोल का हाथ पकड़े हुए थे। वह उसे लेकर जा रहे थे। वहीं अनमोल अपर्णा के कमरे की ओर देखे जा रही थीं।